दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन में। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है पॉपुलेशन सेंसस। द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990। तो ये ध्यान रखना है कि किसके अंडर कराया जा रहा है। Census Act 1948 and Census Rules 1990. The census is conducted by the Office of Registrar General and Census Commissioner. तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको कराता कौन है, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आर्टिकल 246 ऑफ द आईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट द सेंसस एज अ यूनियन सब्जेक्ट। तो जो सेंसस है एक यूनियन सब्जेक्ट है, जो कि एंट्री 69 और 7th शेड्यूल में दिया गया है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 नॉन सिंक्रसली, मतलब उसको पूरी तरह ढंग से नहीं कराया गया था। उसके बाद जो पहला सिंक्रनाइज वे में सेंसस कराया गया था वो कराया गया था 1881 में। इस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो और 1881 में था लॉर्ड रिपन। उसके बाद से हर 10 साल में सेंसस कराया जाता है। तो जो सेंसस की एक्सरसाइज है वो कमेंस होगी अप्रैल 1 2026 को और कल्मिनेट होगी मार्च 1 2027 में। ये फेज 1 और फेज 2 में कराया जाएगा। फेज 1 होगा इसका, जिसमें हाउस लिस्ट करे जाएंगे, और फेज 2 में पॉपुलेशन के बारे में पता लगाया जाएगा, या जो उसका सेंसस है वो करा जाएगा प्रॉपरली। तो इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं वो पेपर बेस्ड होते थे। तो इसकी जो रेफरेंस डेट है वो अक्टूबर 1 2026 है फॉर हिली एंड स्नोबाउंड रीजन, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मार्च 1 2027। तो ये पहला कास्ट सेंसस होगा आफ्टर 1931। उसके बाद से कास्ट सेंसस इंडिया में नहीं हुआ था, तो उसके बाद ये पहला कास्ट सेंसस भी होने वाला है। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं टेबल फॉर्म में एक टाइप से। तो आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट द सेंसस एज यूनियन सब्जेक्ट। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? हेनरी वॉल्टर, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, या नन ऑफ दीज। तो काफी लोग सोचेंगे इसका आंसर लॉर्ड मेयो है, लेकिन गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी वॉल्टर। तो हेनरी वॉल्टर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट मॉडर्न नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन ढाका। 1830 में उन्होंने कराया था खाली एक शहर में, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द लेटर डेकेनियल सेंसस सिस्टम 2000। इसका जो अगला टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, एंड आर्टिकल 63 स्टैब्लिश करता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को। और आर्टिकल 65 सेज दैट वीपी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट वैकेंसी। तो वीपी इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट, सबसे हाईएस्ट होती है प्रेसिडेंट, उसके थर्ड नंबर पे आते हैं पीएम हमारे। तो वीपी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसे लोकसभा के लिए स्पीकर होता है, राज्यसभा के लिए हमारे चेयरमैन होते हैं, और इनकी टर्म होती है 5 साल। हु इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, जितनी बार हो सकते हैं। वैसे आजकल आज से पहले खाली 2 ही हुए हैं जो हमारे फर्स्ट थे, और अभी 2007 से पहले जो हमारे थे हमीद अंसारी जी, वो भी 2 बार इलेक्ट हुए थे। द वीपी में रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो वीपी धनखड़ साहब थे उन्होंने जो प्रेसिडेंट है हमारी, उनको अपना रेजिग्नेशन दिया था। If the president is unable to discharge their duties due to absent illness or any other cause, the vice president assumes the role of acting president. Article 66 mandates the indirect election. जो वीपी के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें पार्ट नहीं लेती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट
लेजिस्लेचर पार्ट लेती हैं और नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेते हैं। एक्चुअली लोकसभा में तो सारे मेंबर अब इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर रहे ही नहीं है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द प्रोसेस अंडर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। और अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 67 क्लॉज बी, दिस आर्टिकल आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। अब वो किस ग्राउंड पे उनको उनके ऑफिस से निकाला जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन राज्यसभा में उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाने से पहले उन्हें 14 डे का नोटिस दिया जाता है, विच इज रिक्वायर्ड बिफोर मूविंग अ रेजोल्यूशन टू रिमूव द चेयरमैन। द नोटिस मस्ट क्लियरली स्टेट द पार्लियामेंटेरियंस इंटेंशन to move the resolution and outline the reason for it. Voting for the resolution. A resolution must be passed in Rajya Sabha by a effective majority, that is majority of all the then members of the house, and also agreed by the Lok Sabha. मतलब राज्यसभा में तो जो मेंबर्स होंगे बैठे होंगे उस टाइम पे उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, दैट इज हाफ ऑफ द मेंबर वोटिंग इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। तो ये अब तक के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट वीपी थे हमारे से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो जिनकी टर्म थी 10 साल, और मोहम्मद हामिद अंसारी जो 2000 से 7 से 2017 तक रहे थे, वो भी 10 साल रहे हैं, और जगदीप धनखड़ जी जिन्होंने अभी भी डिज़ाइन करा था। और ये है हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन। तो अगला टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये अभी इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ 5 more लैंग्वेजेस एज क्लासिकल, एक्सपेंडिंग द नेशन लिस्ट ऑफ कल्चरली सिग्निफिकेंट टंग्स। तो इससे पहले 6 हम रिकॉग्नाइज करते थे क्लासिकल लैंग्वेजेस, अभी 6 और रिकॉग्नाइज हो गई हैं, तो टोटल 12 हो गई हैं। अभी की जो 6 करी गई हैं वो हैं मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमीज और बंगाली। तो जो सबसे पहले करी गई थी वो थी तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद तेलुगु 2008 में, उसके बाद कन्नड़ 2008 में, उसके बाद सबसे लास्ट थी वो थी उड़िया 2014 में, और उसके बाद अब ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको अप्रूव करा गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। तो इसका किस बेसिस पे ये सेलेक्ट करी जाती हैं, दैट इज हाई एंटिक्विटी, दैट इज अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 15 से 2000 ईयर्स, एंशियंट लिटरेचर, possession of a body of ancient literature and text considered valuable heritage by generations, knowledge text, presence of an original itinerary, traditions not borrowed from another speech community, and classical languages and literature are distinct from modern. तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, द लैंग्वेज डेजिग्नेट एज क्लासिकल रिसीव वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स एम्ड एट प्रमोटिंग देयर स्टडी एंड प्रिजर्वेशन। 2 इंटरनेशनल अवार्ड इन लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, पहला है प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, उसके बाद आता है महर्षि बद्रयान सम्मान अवार्ड। UGC सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू फोकस ऑन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। और जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन मैसूर में लोकेटेड है,